दोस्तों नमस्कार। मई 2014 में कहा गया अच्छे दिन आने वाले हैं और मई 2026 में कहा जा रहा है बुरे दिन आ चुके हैं और इस बुरे दिन का सामना करने के लिए सोना खरीदना कम कर दीजिए, एक साल तक बंद ही कर दीजिए, विदेश जाना भी बंद कर दीजिए और तेल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो जैसे साधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 12 सालों की सत्ता के कामकाज का लेखा जोखा यदि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, महज चंद सेकंड के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करने की स्थिति तक पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि इन 12 सालों के दरमियान जो सत्ता का हनीमून नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का चल रहा था, क्या उस हनीमून के लिए अब जरूरी ऑक्सीजन खत्म हो चुका है? क्योंकि सत्ता और सिस्टम को जिस सहारे से चलाए जाने की जरूरत थी और जिस सहारे के साथ चलाया गया, वो सहारा अब खुद बेसहारा होता हुआ नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए और मौजूदा दौर में बीजेपी के ऊपर गुजरात लॉबी के बढ़ते हुए वर्चस्व को चुनौती मिलने की परिस्थितियों को बनते हुए देखने के बाद अब यह साफ हो चला है कि क्या मूल सवाल अब एक ही रह गया है। और वो सवाल दरअसल ये कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौजूदा विदेश दौरा क्या ये आखिरी विदेश दौरा साबित होने जा रहा है? कई सारे सवाल दिल्ली से लेकर नागपुर तक एक साथ चल रहे हैं और इन सवालों के आईने में यदि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट विस्तार को देखने की कोशिश करें तो कैबिनेट विस्तार के बावजूद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाना आखिर किस प्रकार की परिस्थितियों का संकेत कर रहा है? क्या गुजरात लॉबी और लखनऊ के बीच एक ही राजनीतिक दल के भीतर बहुत तालमेल नहीं है? क्या गुजरात लॉबी अपने शासन को, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के अपने शासन को पूरी तरह से उस पर काबिज होने के लिए लखनऊ के रास्ते के कील कांटों को दुरुस्त कर लेना चाहती है? विपक्ष के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए, गठबंधन सहयोगियों के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए पहले एकनाथ शिंदे, फिर नीतीश कुमार और अंततः ममता बनर्जी की सियासत को एक तरह से विपक्षी बेंचों पर या फिर सत्ता के स्टेपनी की भूमिका में लाकर तो खड़ा कर दिया गया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वंद्व चलने की खबरें आ रही है, उन द्वंद्व के बीच नितिन नवीन की भूमिका को जरूरत से ज्यादा छोटा तो नहीं देखा जा रहा। जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे तब भी यह कहा गया कि नितिन नवीन एक रबर स्टैंप अध्यक्ष है, लेकिन दूसरा सवाल उससे भी बड़ा है। दूसरा सवाल यह है कि एक दौर में जब लालू यादव सत्ता छोड़ रहे थे, उस वक्त लालू यादव ने किसी पॉलिटिकल स्टैलवर्ट को, जनता दल की धारा से आने वाले किसी समाजवादी पुरोधा को मुख्यमंत्री पद देने की बजाय राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी खुद को एक ऐसे बरगद के वृक्ष की तरह देख रहे हैं जिसके नीचे कोई बड़ा या दूसरा बरगद का वृक्ष या पौधा नहीं पनप सकता? बीजेपी में उत्तराधिकार की जंग सबको पता है कि मोदी के बाद कौन, इसको लेकर एक तरफ अमित शाह है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है, तो तीसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस है। और इस ट्रायंगल के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है तब सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी जब अर्थव्यवस्था के अंदर देश की जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर हालात खराब होने को लेकर जनता को सचेत कर चुके हैं, उसके बाद की परिस्थितियों में उनके लिए बचता क्या है? देश की जनता को अब यह भी पता चल चुका है कि ईरान वार इकलौता कारण नहीं है जिस वजह से देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, वो एक बहुत छोटा कारण हो सकता है। आर्थिक स्थितियों की चर्चा मैंने पूर्व के वीडियो में की है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या वो वक्त आ चुका है जब बीजेपी के अंदर पीढ़ीगत बदलाव को के लिए एक पूरी की पूरी बुनियाद बनती हुई दिखाई दे? भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। उनकी तमाम बातों से ना इत्तेफाकी रखते हुए एक बात को तो मानना पड़ेगा कि संघ परिवार से लेकर बीजेपी के अंदर गुजरात लॉबी के खिलाफ जो माहौल बनना शुरू हुआ है, उस माहौल के दायरे में नरेंद्र मोदी अपनी सुविधा की राजनीतिक रोटी तो नहीं सेक रहे। सुविधा की राजनीतिक रोटी कहने का आशय यह है
कि ब्रांड हिंदुत्व के बिसात पर जो मोदी का व्यक्तित्व है, वो कम से कम मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि उनके व्यक्तित्व को चुनौती देने वाला या उनसे बड़ा व्यक्तित्व कोई बीजेपी के अंदर से खड़ा हो जाए। आप गुजरात के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देख लीजिए, जिस पद को छोड़कर नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे थे, वहां कौन सा खेल खेला गया? वहां वही खेल खेला गया कि गुजरात के ज्यादातर लोगों को शायद गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भी पता ना हो। इस तरह के व्यक्तित्व को राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया गया, अपने गृह राज्य में बिठाया गया। माहौल यह बनाया गया कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक तूती नरेंद्र मोदी की बोलती है। लेकिन हर सत्ता का एक राजदार होता है, हर सत्ता का एक सिपहसालार होता है, और हर सिपहसालार के मन में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा होती है। वो सिपहसालार की भूमिका बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह ने निभाई और आज तक निभाते आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी राजा, कोई भी शासक कभी किसी राजदार को उत्तराधिकार सौंपने की सोच भी नहीं सकता। आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि सत्ता का सबसे करीबी सिपहसालार खुद सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा यदि पाले या ना पाले, जो भी हो, कम से कम शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उसे वहां तक पहुंचाने की जहमत उठाए। अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के पैरेलल कोई व्यक्तित्व खड़ा हो जाए, ये भला नरेंद्र मोदी कैसे सोच सकते हैं? हिंदुत्व के ब्रांड पर कोई योगी आकर के नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की परिस्थितियों में खुद को देखने लगे, ये भला नरेंद्र मोदी कैसे सोच सकते हैं? और जिस गुजरात ब्रांड के लिए, जिस महाराष्ट्र मुंबई को चुनौती देकर एक समानांतर आर्थिक केंद्र बनाने के लिए गुजरात को और अहमदाबाद को जो केंद्र बनाने की कोशिशें नरेंद्र मोदी के दौर में शुरू हुई, उन कोशिशों को पलीता लगाने की संभावना तो तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब देवेंद्र फडणवीस के रूप में मोदी के उत्तराधिकार की बात महाराष्ट्र से चलने लगे। लिहाजा इन तीनों नामों पर नरेंद्र मोदी सहमति देंगे, इसकी गुंजाइश अब खत्म सी हो चली है। सवाल यह है कि क्या जो काम लालू यादव ने 1997 की 25 जुलाई को राबड़ी देवी को सत्ता सौंप कर की थी, क्या बिल्कुल उसी तरह का काम, पार्टी के दायरे में सबको चौंकाने वाला काम, कि नरेंद्र मोदी किसी नितिन नवीन टाइप व्यक्ति को, जिनको दिल्ली लाया गया हो, किसी जेपी नड्डा टाइप व्यक्तित्व को, या किसी ऐसे व्यक्तित्व को, भजन लाल शर्मा जैसे व्यक्तित्व को, निर्मला सीतारमन जैसे व्यक्तित्व को दिल्ली की सत्ता तो नहीं सौंप देंगे। आज की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में नरेंद्र मोदी की स्थिति वही हो चली है कि सत्ता के सहारे जो वो हासिल करना चाहते थे, वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक हासिल कर चुके। अब सत्ता के सहारे जो हासिल करने की उनकी इच्छा थी वो पूरी हो चुकी, और यहां से जिम्मेदारियां और तोहमत दोनों साथ साथ चलनी है। जो आर्थिक हालात बने हुए हैं, उसे अगर आज के दिन से सुधारने के लिए कोई मनमोहन सिंह टाइप प्रयास जो 1991 में किया गया, वो प्रयास भी यदि फिर से किया जाए तो 6 से 7 साल कम से कम स्थितियों को चल सकने लायक बनाने में लग जाएंगे। उस हालात के लिए नरेंद्र मोदी को समय देने के लिए न तो नागपुर तैयार है और न ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर का पॉलिटिकल जेंजी इसके लिए तैयार है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए खुद से कुर्सी छोड़कर एग्जाम्पल सेट करने का वक्त अब करीब आ चुका है। ये इतना बड़ा सवाल है, जिस सवाल के दायरे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीर्ष पद की महत्वाकांक्षा पाले हुए लोगों की धड़कनें बढ़नी तेज हो गई। मई और जून का महीना, जी हां, मई और जून का महीना और 2026 का साल एक ऐसे साल के तौर पर देखा जा रहा है जहां दशकों से काबिज सियासत और सत्ताधीश ये दोनों अपने लिए नई भूमिका की तलाश कर रहे हैं। ममता बनर्जी नई भूमिका की तलाश करें ना करें, वो विपक्ष में जा चुकी है। नीतीश कुमार सत्ता के शीर्ष से सत्ता की स्टेपनी वाली पार्टी के नेतृत्व की भूमिका में खुद को देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे, जिन्हें सत्ता ही एक दूसरे खेल के तहत मिली थी, नाम भले ही शिवसेना का उनके पास हो, लेकिन नाम को ही प्रमुखता देते हुए यदि हम चर्चा करें तो शिवसेना आज उस स्थिति में है कि एकनाथ शिंदे न तो इधर हो सकते हैं न उधर हो सकते हैं। शायद पूरी पार्टी भी अब उनके कंट्रोल में कागजों पर ही दिखाई दे सकती है। एक ये परिस्थितियां लंबे समय तक सत्ता में बने लोगों के बीच है, और एक चौथी परिस्थिति तमिलनाडु से सामने आई है, जहां 50-55 सालों की सियासत डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके इन दोनों के बीच घूम रही थी।
लेकिन वहां एक तीसरा प्लेयर अचानक आता है और वो तीसरा प्लेयर सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि सियासत का पहिया 180 डिग्री पर घूमने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और इस 180 डिग्री पर जब सियासत का पहिया घूम रहा है, समाज के अंदर नए तरह की चेतना लोगों में दिखाई दे रही है। नई शताब्दी में वर्ष 2000 के बाद जन्म लिए हुए लोग बड़ी संख्या में वोटर बनकर हमारे बीच आ चुके हैं। उन परिस्थितियों में जो स्थिति नेपाल के अंदर एक जेनजी मूवमेंट के सहारे बालेन शाह के रूप में दिखाई दी, क्या भारत के अंदर भी वही स्थिति राष्ट्रीय स्तर के किसी अरविंद केजरीवाल को न्योता देने की परिस्थितियों का निर्माण तो नहीं कर रही है? किसने सोचा था 2009-10 में, किसने सोचा था 2009 में कि 2013 आते आते दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी के रूप में कोई अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति एक नई पार्टी बनाकर हावी हो जाएगा? वो इस देश के भीतर, मध्य वर्ग के भीतर, गरीबों के भीतर एक नए तरह की सामाजिक क्रांति का पहला सूरज चमकने जैसा था। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल उसे संभाल नहीं पाए और दिल्ली की सियासत के भंवर में खुद को फंसाते चले गए। उम्मीदें उनसे पूरे देश को दूसरे तरह की थी। आज की तारीख में केजरीवाल का प्रयोग भले ही दिल्ली जैसे म्यूनिसिपैलिटी के भीतर जाकर के रुक गया, लेकिन प्रयोग की गुंजाइश सियासत में जब बड़े पैमाने पर दिख रही है तो वो गुंजाइश तब और ज्यादा धारदार तरीके से सामने आती है जब लंबे समय से जनता एक ही चेहरा देखते देखते ऊब चुकी हो। और वो स्थितियां नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते मौजूदा दौर के अंदर, जब किसान की स्थिति खराब हो रही है, जब नौजवान की स्थिति खराब हो रही है, बेरोजगारी चरम पर बढ़ती जा रही हो, अर्थव्यवस्था खराब हालात में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डंप करने की स्थिति में हो और सर्विस सेक्टर में कोई खास उम्मीद लोगों को ना हो, उस परिस्थिति में समाज के अंदर जिस तरह की चेतना और जिस तरह की लोकतांत्रिक क्रांति की भूमिका आमतौर पर भीतर से ही तैयार होने की परिस्थिति बनती है, उसे संघ और बीजेपी बखूबी समझ रहे हैं। और बखूबी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा जनता के बीच कोई उम्मीद जगाता हुआ नहीं दिखा। अच्छे दिनों के वादे के साथ जो सरकार आई थी वो दरअसल अच्छे दिनों की एक उम्मीद को लेकर आई थी, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ही 12 साल सत्ता चलाने के बाद ये कहता हुआ नजर आए कि अच्छे दिन नहीं बल्कि अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि यहां पर आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना होगा, आपको अपनी खरीदारी पर लगाम लगाना होगा, आपको अपनी यात्राओं पर लगाम लगाना होगा और आपको पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगाम लगाने की परिस्थितियों को अपने अंदर पैदा करना होगा। ये हालात जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बताते हुए नजर आए तो साफ साफ जाहिर होता है कि सत्ता चलाने और सपना दिखाने का जो खेल गुजरात से दिल्ली तक चला, जो कभी 2022 के टारगेट के साथ आया तो कभी अमृतकाल के टारगेट के साथ आया, अब जनता को उन टारगेट का महत्व साफ साफ दिखाई देने लगा। तभी जाकर वर्षों से काबिज सत्ता को उखाड़ फेंकने की प्रवृत्तियां चेन्नई से लेकर कोलकाता तक कहीं धीमे तरीके से तो कहीं तेज तरीके से विकसित होती दिखी। तो ऐसे में उस मानसिकता से भला दिल्ली की सत्ता कैसे अक्षुण्ण बनी रह सकती है? 10 सालों के केजरीवाल रिजीम को भी जनता ने पलटा था, 20 साल के नीतीश कुमार के रिजीम को भी भारतीय जनता पार्टी ने पलट दिया, ममता बनर्जी के रिजीम को भी 27 लाख वोटर्स का नाम हटाने के बाद जनमत को प्रभावित करते हुए जैसे भी बदला गया, अगर वो 27 लाख लोग वोटर लिस्ट में रह भी जाते तो हद से हद यही होता कि एक बेहद थिन मेजोरिटी के साथ ममता बनर्जी वापस आ पाती। बदलाव की भूमिका वहां भी शुरू हो गई थी और तमिलनाडु का बदलाव आप सबने देख लिया। आंध्र प्रदेश के अंदर पवन कल्याण का उभार जिस तरीके से हो रहा है उसे सभी देख रहे हैं। 20 सालों की सत्ता, 24 सालों की सत्ता नवीन पटनायक की उखड़ चुकी है, ये सब ने देखा। तो इस हालात के बीच संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर समय रहते नया नेतृत्व देने की जो भूमिका है, जो परिस्थितियां हैं, उन्हें आर्थिक हालातों और देश के अंदर की परिस्थितियों ने और ज्यादा रफ्तार से सामने लाने पर मजबूर कर दिया है। और इसी मजबूरी का नतीजा है कि लखनऊ में मंत्री शपथ तो लेते हैं,
विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री की चलेगी या दिल्ली की चलेगी, ये सवाल अब तक विभागों के बंटवारे से रोक रहा है। सम्राट चौधरी गैर संघ पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, नीतीश कुमार की पसंद कहे जाने के बावजूद, भाजपा और संघ के लोगों की मानसिकता पर एक तरह से कुठाराघात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन यहां सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, यहां सवाल नरेंद्र मोदी की जगह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान क्या है। क्या बीजेपी ने वो लीडरशिप विकसित किया है, या वही प्रयोग होगा जो 1997 में बिहार में हुआ था। देखते जाइए, नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद पर यहां से आगे बने रहने की परिस्थितियां कहीं ना कहीं सत्ता में उनके लिए वैसे ही परिस्थितियां निर्मित कर रही है जैसे 2011 में जो अन्ना आंदोलन हुआ। उस अन्ना आंदोलन के बाद मनमोहन सिंह 3 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और वो 3 साल सरकार तो थी, सरकार काम भी कर रही थी, उस काम पर कोई देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था, ज्यादातर तबका नहीं देख रहा था, और जनता के अंदर यह विचार पनप चुका था कि बदलाव का समय अब आ चुका है, और उस सरकार का इकबाल जनता की नजर में एक प्रचार तंत्र के सहारे ही सही खत्म कर दिया गया था। आज की तारीख में प्रचार तंत्र पर तो पूरा कब्जा सत्ता और सिस्टम का है, और प्रचार तंत्र पर जब पूरा सत्ता और सिस्टम का कब्जा है, उस परिस्थिति के बावजूद जनता के बीच जिस ढंग से परिस्थितियां बदल रही है, उन परिस्थितियों में आने वाले 1-2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर मई और जून का महीना नजर बनाए रखिए और देखिए देश में कुछ बड़ा होने की परिस्थितियां, राजनीतिक तौर पर बड़े परिवर्तन की परिस्थितियां साफ साफ दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।